हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभी अपने शॉर्ट एंड टाइपिंग और इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर से घर आया हूँ। आज मुझे 3 बैच में ये बताना पड़ा कि इंग्लिश को कैसे जल्दी सीख सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब ये क्वेश्चन 3 अलग अलग क्लासेस में पूछा गया है तो इसको क्यों ना मैं एक वीडियो के रूप में अपने व्यूअर्स के लिए अपलोड करूं। देखिए, जब आप किसी चीज़ को शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तभी आप उसके फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे। अब आपने विदेश जाना है, आप इंडिया से जब बाई प्लेन उस तरफ जाएंगे तभी वहाँ पहुँचने की आपको उम्मीद होनी चाहिए। ऐसे ही अपने भी देश में आप कहीं देख लो, आपने गाज़ियाबाद से दिल्ली जाना है तो आपको अपने घर से निकलना है ना, तभी आप सोचोगे, आप बोलो मैं कितने बजे दिल्ली पहुंचूंगा, और घर से आप चले ही नहीं तो कोई क्या कह सकता है। अब जब इंग्लिश सीखनी या कोई भी चीज़, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, कुछ भी हो, उसको जब सीखना शुरू करते हैं तभी कदम कदम आगे बढ़कर हम फाइनल पे पहुंचते हैं। अभी ग्रेजुएशन 3 साल की है तो आप डायरेक्ट थर्ड ईयर में नहीं बैठ सकते हैं। आपको फाइनल में पहुंचने के लिए फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर पास करना पड़ेगा। ऐसे ही ग्रामर का है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछ के टाइम वेस्ट न करिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब इंग्लिश ग्रामर जल्दी सीखने के लिए और भी कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, जो कि आपको रूल्स के अलावा मोटी मोटी पता होनी चाहिए। पहले तो यह है कि जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको हम एक सेंटेंस के रूप में, वाक्य के रूप में बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब जो ये होते हैं, उनका सबका एक स्थान नियत होता है, तभी आप सही सेंटेंस बना पाएंगे। अब इसमें सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है पहले 2 समझ लीजिए। पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट जो है उसमें आपका एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, करता है, कोई नाउन है या प्रोनाउन है, उसका मोटा मोटा गुण। ठीक है, राम इज फैट। अभी हमने राम बोला, सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, और फैट हो गया ऑब्जेक्ट। तो 3 चीज़ें हैं इसमें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इनमें बनता है। जब सेंटेंस का लेसन आएगा तो इसको हम गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड आएगा, जो कि क्वालिफायर होता है, जिसमें ए, एन, द, ही, शी, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे सब्जेक्ट का भाग जो है सेंटेंस का शुरू होता है, उसका पहला लेटर आपको हमेशा कैपिटल लिखना है। अभी हमें पता है कि नाउन जो है, उनमें जो नाम होते हैं उनका पहला लेटर जो है हमेशा
कैपिटल होता है। आपने लिखना है नीना, नीना में एन कैपिटल आएगा। आपने लिखना है विद्या, तो वी कैपिटल आएगा। तो ये नाउन सेंटर में कहीं भी बीच में आता है तो क्या होता है, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। लेकिन जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पहले वर्ड का पहला लेटर हर हालत में कैपिटल ही होगा, चाहे वो नाउन हो या ना हो, कुछ भी हो, आर्टिकल हो, जो भी हो। इसको ध्यान रखना है, बीच में कहीं आएगा। अच्छा, अब नाउन जो है, नाउन नाउन को मेन वर्ड भी कहते हैं। मेन वर्ड नाउन यही सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यही कुछ करता है, यही कुछ कहता है, इसी के बारे में सेंटेंस बना हुआ है। तो हमें पहले सेंटेंस में नाउन यानी कि किसी भी चीज़ का जो भी डेफिनेशन में नाउन के आती हैं, उनका पहली बार तो नाम लेना है, लेकिन अगले सेंटेंस से उसको नाम को रिपीट नहीं करना है। उसके आपने ही, शी, दे, मी, आई, आवर ऐसे प्रोनाउन यूज़ करने हैं। अच्छा, सब्जेक्ट शुरू में होता है नाउन, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में भी नाउन आता है, लेकिन वो नाउन नहीं होता, फिर वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, उसको आप सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। और आपने क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमर्स, जितने पंक्चुएशन मार्क है, इनका ध्यान रखना है। क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन जो कॉपियाँ चेक करते हैं वो इस फिराक में रहते हैं कि किसी तरीके से स्टूडेंट को कम नंबर दिए जाएं, ताकि जो उसके नंबर कटे वो अपने बच्चों के लिए ले जाएं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपकी कॉमा की गलती, इन्वर्टेड कॉमा की, क्वेश्चन मार्क आपने नहीं डाला। अच्छा, अब जब आप कॉमा लगाएंगे तो एक स्पेस के बाद अगला वर्ड लिखना है, और जब आप फुल स्टॉप लगा देते हैं तो उसके बाद डबल स्पेस देते हैं। थोड़ा अलग हट के लिखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको भी पैनी नज़रों से कॉपियाँ चेक करने वाले नापते तोलते हैं। वो तो इसी चक्कर में रहते हैं कि किसी तरीके से नंबर ना दिए जाएं, नंबर कम आए। आपको अपना बचाव करना है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आर्टिकल्स वगैरह जो है उनको आपने पढ़ना है, ए एंड द। इसके लिए बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। मैंने भी अपना एक वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी आप देख के उसके बारे में जान सकते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आपने वर्ब यानी कि क्रिया, अब जो सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, वो कोई ना कोई काम करता है और उस काम का रिज़ल्ट आगे मिलता है। तो जो रिज़ल्ट आता है उधर आपने ऑब्जेक्ट में लाना है उसको, और जो वो कार्य करता है वो वर्ब है। वर्ब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप सेंटेंस को दो भागों में बांटें, वर्ब से लेके प्रेडिकेट के लिए एक बीच में लाइन लगा दीजिए, उसके पहला आपका होगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें क्वालिफायर आएगा, एडजेक्टिव आएगा, मेन वर्ड आएगा, और एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। एडजेक्टिवल फ्रेज, फ्रेज तो आप जानते ही हैं, क्लॉज और फ्रेज, इसके बारे में भी जल्दी वीडियो लाऊंगा। अब मेन में समझ लीजिए कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट
वर्ब, प्रेडिकेट, एडजेक्टिव वाला सब होते हैं, वो क्लॉज होता है जो कि पूरा होता है और अपना पूरा मतलब देता है। और जो फ्रेज होते हैं वो किसी भी सेंटेंस को बीच से कहीं से तोड़ दो और उस दो चार शब्दों को ले वो तो वो फ्रेज कहलाते हैं। ही इज गोइंग टू हिज स्कूल। ही इज गोइंग टू, अब ही इज गोइंग टू, अब टू के बाद हमने कुछ लिखा नहीं, तो मतलब तो मोटा मोटा हमें समझ आ गया कि ही इज गोइंग, वो जा रहा है। कहाँ को जा रहा है ये पता नहीं है जी। आर्टिकल्स में भी डेफिनेट और इनडेफिनेट दो प्रकार के हैं। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, द डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये भी ध्यान रखिए शुरू से ही। आपने एग्रीमेंट ऑफ वर्ब को भी समझना है। अभी जो वर्ब होता है आप अपनी ग्रामर के बुक में देखेंगे तो आपको एक टेबल दी होगी 1-2 पेजों की, जिसके अंदर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इत्यादि 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 दिए होते हैं। इंग का भी होता है, इंग जीरन द्वारा। अभी गो, गोज, गोइंग, अब ये तीनों नाउन, टेंस वाला और इनके ऊपर सिंगुलर है, प्लूरल है, इनके ऊपर आते हैं। अब नाउन 1000 हो तो भी वर्ब उनका प्लूरल नहीं होगा, वो सिंगुलर ही रहता है। अभी रहा है, वह जा रहा है, रहा है के लिए हमेशा इंग यूज होता है, इंग। इसको आप रट लीजिए, क्योंकि रूल के अलावा इन मोटी मोटी चीज़ों को आपने जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपने एक पैरा बनाया तो उसमें जितने सेंटेंस आते हैं उनमें पहले सेंटेंस में नाउन आना चाहिए और बाकी उसके बाद प्रोनाउन यूज होने चाहिए। और प्रोनाउन भी एक किस्म के नहीं है, आपने देखे प्रोनाउन कितने किस्म के हैं। आपने ऐसे यूज़ करने हैं। आशा करता हूँ ये मोटे मोटे टिप्स आप ध्यान में रखेंगे और यदि आपने इनको ध्यान दिया तो आप इंग्लिश सीखने के कुछ परसेंटेज आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट द्वारा भी मुझे बताने की कोशिश करिएगा, मैं उन पर जल्दी कुछ बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।